हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिकी विज्ञान का क्लास नंबर 2। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यह हमारा है दूसरा वीडियो। 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो भौतिकी विज्ञान का ये तीसरा क्लास है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज करवाने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम था वो है जड़ता का नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की है अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, इसमें कहा जाता है कि जो प्रत्येक पिंड है वो तब तक विराम अवस्था में रहती है, ये सरल रेखा में रहती है, जब तक उस पर क्या है बाहर का बल प्रयोग नहीं होता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो जो साधारण यंत्र है वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम काम करने में तो नहीं, कम काम करने में नहीं। आप देखिएगा कोई भी साधारण यंत्र है तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करते हैं। हाँ, तो कोई भी जो साधारण यंत्र है वो क्या है कम बल करता है और उतना ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? अगर आप देखिएगा कोई तराजू पर अगर आप खड़े हो जाएंगे और आप गहरी सांस लेंगे तो जो तराजू की रीडिंग वो बढ़ जाएगी, मतलब कि आपका वजन बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें सदिश राशि नहीं पूछ रहा है, अदिश पूछ रहा है। सदिश में क्या होता है? दिशा और भार दोनों जिसमें बताया गया हो वह सदिश राशि, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। तो देख, जो वी से होगा वाह से, ये वाह है, वाह है, तो ये सब क्या है वाह वाला सब, यह सदिश राशि में आता है। जितने भी वाह वाले सब या क्या सदिश राशि में आएंगे। तो ये तीनों क्या है सदिश राशि है। और सदिश राशि नहीं पूछा है तो इसमें क्या है अदिश राशि। तो अदिश राशि है आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो हमने देखा भी जितना भी वाह वाला होगा वो सब क्या होगा सदिश राशि। तो इसे सदिश राशि ही पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी दिशा है? तो वी वाले कितने सब सदिश राशि में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में हमें द्रव्यमान राशि प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। जो बल है द्रव्यमान है और त्वरण का क्या है गुणनफल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी? तो उस लंबाई माप के किनारे की इकाई होगी 6। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर।
इसमें आइए आपको हम दिखाते हैं इसका सोल्यूशन। जो घन का आयतन है वो जो A1Q है, तो 1Q है, मतलब कि IQ है। जो घन का आयतन IQ, जहाँ I घन की एक भुजा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 61 स्क्वायर। प्रश्नानुसार क्या दोनों आपस में समान है, तो इसलिए IQ और एक Q, सॉरी ये I नहीं, एक है, 1 है, तो 1 क्या, एक क्या घन का भुजा है, और ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 61 स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार क्या दोनों आपस में समान है, तो एक का Q और 61 का स्क्वायर, तो एक का Q करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, और 61 का Q तो 6 आ जाएगा तोड़ के। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या हम आशय लगा सकते हैं कि तो ऊर्जा का सृजन या विनाश हो, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है नहीं। ऊर्जा का सृजन हो सकता है नहीं, ऊर्जा को हम सृजन मतलब बना नहीं सकते हैं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है नहीं। ऊर्जा का ना तो सृजन और ना ही विनाश हो सकता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऊर्जा है उसका ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जब केवल गतिज में, जब गति करती है हवा तभी ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा केवल गतिज में, तो वी हो जाएगा राइट आंसर। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वायु शक्ति में जो पंखे वाली जो शक्ति होती है विंड पावर, तो उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित होता है, तो उसमें होता है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। जैसे कि आप अगर ट्रेन पे सफ़र किए होंगे तो देखेंगे कि अगर ट्रेन चलती है तो आप अचानक से पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, और दूसरा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं होगा। तो यह दोनों कथन तो सही है लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। सड़क बर्फ से सख्त है, ये भी ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सड़क पर घर्षण होती है और बर्फ पे घर्षण कम होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये हमारा सही बैठ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बर्फ़ में घर्षण कम होती है और सड़क में ज़्यादा होती है, इसलिए बर्फ़ में चलना कठिन है। निम्न कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष विचार कीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास, हाँ रिकॉर्डिंग हो। तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, ऐसा क्यों। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका कारण है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाती है। एक मनुष्य
अस्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो जो मनुष्य का द्रव्यमान है वो 10 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप इसमें देख सकते हैं सॉल्यूशन। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व क्या संवेग है 0। व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों पर संवेग लगा तो m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5। इस पर आप शॉर्ट कर लीजिएगा तो आपको 10 आ जाएगा आंसर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z की दूरी पर रुके तो क्या तीनों एक साथ ही रुकेगी। तो तीनों क्या बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। x बराबर y बराबर z। एक मिनट गाइस रुकिएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात कितना होगा। तो उसके वेगों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा खुद से क्योंकि टाइम इससे ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इसका आपको रोक के दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्यूशन किया गया था। तो इसका सॉल्यूशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो यह R से अधिक होगा, यह R से कम होगा, यह R के बराबर होगा। तो यह R से क्या होगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या रहेगा। तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, ये वृत्ताकार है और इसमें से एक वाहन 4 पहिए वाला जा रहा है। तो इसे पूछा क्या होगा। तो बाहरी पहिए पर उल्टेगा। तो ऐसे हम अगर कार को चला रहे हैं तो ये वृत्ताकार पे तो कैसे पहिए उल्टेगा, तो ये बाहरी की ओर उल्टेगा, ये तो हमारा सही है। अंदर के पहिए पर उल्टेगा, ये तो गलत है, बाहर की तरफ फेंका जाएगा। बाहर की तरफ फिसलेगा, हाँ बाहर की तरफ ये फिसल जाएगा। अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ नहीं फिसलेगा। तो हमारा 1 और 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का हमारा सही सूत्र है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, जिसमें कि ए हमारा त्वरण है, भी हमारा कण का अंतिम वेग है और यू क्या है कण का प्रारंभिक वेग और टी हमारा समय है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षित होती है। तो न्यूटन से पहले ही बता दिया था जो पृथ्वी क्या है गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करती है सामानों को। तो यह सबसे पहले किसने बता दिया था। तो ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ब्रह्मगुप्त राइट आंसर। यह 6 क्लास के साइंस में पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि मैंने वीडियो बनाया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन तो दोनों में, लेकिन आइजैक याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा
सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से जितना भी आएगा तो वो न्यूटन का नियम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। गुरुत्वाकर्षण से पूछे तो न्यूटन याद रखिएगा, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें वहाँ अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहाँ हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा? जब अगर हम जो चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान उसमें से एक सेब गिराएंगे तो वह उस अंतरिक्ष यान के साथ साथ घूमने लगेगी। तो इसमें बता रहा है क्या पृथ्वी की ओर घूमेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वहीं पे चक्कर मारने लगेगी। कम गति से गतिवान होगा, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अंतरिक्ष यान से अगर सेब फेंकेंगे तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होने लगेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, क्यों? तो जो पीसा की मीनार है वो आप देखिएगा, फोटो जाके गूगल कीजिएगा पीसा की मीनार, तो देखिए वो टेढ़ी हुई है लेकिन वो गिर नहीं सकती। इसका यह कारण है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है न्यूनतम स्थिति में रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिर रही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी डी हो जाएगा राइट आंसर। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल रेखा के अंदर आती है, ये हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम होगा तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर होती है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर 2 गुनी होती है, जैसे कि अभी जैसे कि यह दूरी है, ये हमारा है पृथ्वी और ये हमारा सूर्य है, इसकी दूरी अगर हम 2 गुनी बढ़ा देते हैं, उसके स्थान पर 2 गुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम इसे दूर कर देंगे 2 गुना दूरी को, तो इसका क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा 4 गुना। तो अभी जितना उसका क्या है 4 गुना कम हो जाएगा, तो अब जितना है उसका चौथा भाग हमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के, ये तो इसका बता रहा है सॉल्यूशन। कहाँ तक देखा हमने? यहाँ तक देख लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से अगर हम फेंकेंगे, सर्वप्रथम कौन सा पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो या सभी, लकड़ी या मोम या लोहा, तीनों समान आकार के होंगे तो ये सभी एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो अगर लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद अगर हम गिराएंगे तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो लोहे वाला सबसे पहले पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा? लकड़ी वाला। पृथ्वी पर दोनों समान गिरेगी नहीं, पहले एक पहले गिरेगी और बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। दो गेंद ए और बी है, एक 10 किलोग्राम का
तथा 1 ग्राम का है, 1 किलोग्राम का है की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि तल पर ए पहले पहुंचेगी और भूमि पर बी पहुंचेगी। भूमि पर ए और बी दोनों साथ पहुंचेगी, तो दोनों के साथ पहुंचेगी। हमने पीछे देखा भी, अगर 2 गेंद है 10 किलो का और 1 किलो का,